आज हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट्स आकर उसके बारे में। और वो क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन के बाद एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी मैडम, ओव्यूलेशन के बाद योगा करना है या नहीं करना है। तो ये एक इतना ऐसा हॉट टॉपिक हो गया है कि दिन में अगर 100 पेशेंट देखे हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 40 पेशेंट्स यही क्वेश्चन करते हैं कि ओव्यूलेशन होने के बाद हमें कोई योगा या एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। बेसिकली ओव्यूलेशन के बाद योगा, एक्सरसाइज या वॉक करने की मनाही नहीं है, आप वो कर सकते हैं, बट चॉइस रखनी पड़ती है कि आप कौन से योगा कर रहे हैं या कौन से वॉक कर रहे हैं, किस तरीके की वॉक कर रहे हैं। जैसे अगर आप बहुत ब्रिस्क वॉक करते हैं, बहुत फास्ट वॉक करते हैं, तो आप उसे नॉर्मल में कन्वर्ट कर दीजिए, आप नॉर्मल वॉकिंग कीजिए, क्योंकि वॉक करने से लोअर एब्डोमेन का ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होगा और वो आपकी फर्टिलिटी को एनहेंस करने में मदद करेगा। ब्रिस्क वॉक को आप छोड़ दीजिए, रनिंग अगर आप करते हैं तो आप वो छोड़ दीजिए, ट्रेडमिल अगर आप करते हैं तो आप वो छोड़ दीजिए और नॉर्मल वॉक 35-40 मिनट्स आप रेगुलर बेस पे कीजिए। इसी तरह से लोग ऐसे कहते हैं कि हम जिम जाते हैं तो क्या हम करें ना करें। तो ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो आपके लोअर एब्डोमेन पे कोई प्रेशर नहीं डालती हैं, वो उस तरीके की एक्सरसाइजेस आप जिम में कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि आप अपर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप हैंड्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप लेग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बट आप बेली पे लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर ना डालें तो अच्छा होगा। नेक्स्ट, योगा कौन से करें। ऐसे योगा सेम जो लोअर एब्डोमेन पे दिक्कत करे, प्रेशर डाले, जैसे कि आपको नौकासन नहीं करना है, आपको सूर्य नमस्कार के सारे पोस्चर्स नहीं करने हैं, स्पेशली जो पूरा हमें लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर डालते हैं वो वाले नहीं करने हैं। आप सिंपल अनुलोम विलोम कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए जो कि आपको ऐसे बॉडी को पूरी तरह से ऑक्सीजनेट करने में मदद करती है, आपके सेल्स को रीग्रो करने में हेल्प करती है, माइंड को टोटली काम करती है, क्योंकि जितना काम और कंपोज्ड आप लास्ट 15 डेज में रहते हैं उतने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कंसेप्शन के। तो आप ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस रेगुलरली कर सकते हैं। तो आप ये सारे योगा जो है वो आप डेली कर सकते हैं। तितली आसन इसे हम हिंदी में कहते हैं। कुछ लोगों का बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है कि कपालभाति कर सकते हैं या नहीं कर सकते लास्ट 15 डेज में। तो लास्ट 15 डेज में भी आप कपालभाति कर सकते हैं, बट वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ नहीं होना चाहिए और आपको एग्जैक्ट तरीका पता होना चाहिए कपालभाति करने का। तो अगर आप प्रॉपर टेक्निक से कपालभाति कर रहे हैं तो उससे आपके कंसेप्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको इनफैक्ट वो ब्लड सर्कुलेशन एनहांस करके हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप कपालभाति सिर्फ किसी और से सीख के, देख के, ऐसे आसपास से कर रहे हैं तो फिर वो उसका जो इनहेल और एक्सहेल करने का जो टाइमिंग है, जो हम सांस कब, प्राणवायु हमें कब लेनी है, कब हमें एक्सर्ट करनी है, वो सब चीजें अगर करेक्ट नहीं है तो उसके पॉजिटिव्स मिलने की बजाय हमें नेगेटिव मिलते हैं और फिर वो हम अच्छा होने की बजाय हमारा नुकसान होता है। इसलिए अगर आप प्रॉपरली उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप अवॉइड करें, वो ज्यादा अच्छा है। और अदरवाइज आप अनुलोम विलोम, तितली आसन, ब्राह्मी प्राणायाम और 35-40 मिनट्स की वॉक जो है ये लास्ट 15 डेज में कंटिन्यू करें। बाकी के जो आपकी एक्सरसाइजेस और सब है वो ओव्यूलेशन टाइम पीरियड से पहले तक आप प्रॉपरली कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज यानी ब्लीडिंग टाइम पे, जिसे हम ऋतुकाल कहते हैं, उस दौरान आपको कोई योगा नहीं करना है, कोई वॉक नहीं करनी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। तब अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देना है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो आपके यूट्रस को हील होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो वो हील अगर नहीं होगा प्रॉपर्ली तो वो आपके आगे की पूरी साइकिल को डिस्टर्ब करता है, इसलिए उस टाइम पर रेस्ट दें। अदरवाइज जैसा मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।